नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे देश के नागरिकों को मन में बहुत सारे ऐसे विचार डेमोक्रेसी को लेकर के चल रहा है। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम जिस पॉलिटिक्स पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं और जिस पॉलिटिशियन को ज़्यादा वोट मिलता है वह पावर में आता है, इसलिए डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन अपोजिशन पार्टी बोलता है मोदी वॉशिंग पाउडर, हर घोटालेबाजों को मंत्री बनाने की पूरी जिम्मेदारी। भाजपा वॉशिंग पाउडर जो सारे पॉलिटिशियन को ताक चुटकी में धो दे। ऐसा कहना है अपोजिशन पार्टी का। सोशल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने कई सारे मौके दिए कहने के लिए। आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। लेकिन ये सवाल बहुत गहरा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे आखिर इस क्वेश्चन का एक्चुअल जवाब क्या है। हालांकि आप उस टाइप के लोगों में से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना भगवान मानते हो। भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर उन लोगों में से हो जो अपना दिन नरेंद्र मोदी जी को समर्पित कर चुके हो, यानी जिनको ये लगता है मोदी जी ने किए हैं तो कुछ सोच समझ कर किए होंगे। हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर सेम एलिगेशन लगे थे असम के सीएम हेमंत विश्वकर्मा जी पर, जो 22 साल कांग्रेस के साथ रहे। 2013 में उन पर जांच बैठी, लेकिन अपोजिशन का कहना है 2015 में बीजेपी ज्वाइन करते ही खेल खत्म। और ये छोटे लीडर नहीं है, ये सब एक टाइम पर अपोजिशन के टॉप लीडर थे जो आज बीजेपी के पॉइंटर लीडर बन चुके हैं। ऐसे 2015 से 2021 तक 253 कैंडिडेट जो अपने पार्टी के एमपी या एमएलए पद को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। खुद कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि आखिरी चुनाव है, इस बार अगर मोदी फिर से आए तो इसके बाद ना ही चुनाव होगी और ना ही देश में लोकतंत्र बचेगा। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। लेकिन सिर्फ ये कांग्रेस लीडर का कहना नहीं है। 5 फरवरी 2024 को खुद पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में ये ओपनली स्टेटमेंट दे दिया कि उनकी सरकार के थर्ड टर्म आने में ज़्यादा से ज़्यादा 125 दिन बाकी है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। इस बार बीजेपी 373 सीट से भी ज़्यादा सीट से जीतने वाली है। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। तो आखिर में इतना कॉन्फिडेंस कैसे? आखिर बीजेपी के पास एक ऐसा मास्टर स्ट्रेटजी है जो विपक्षी को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। अब अगर बीजेपी शामिल भी करना चाहे तो भी अपोजिशन लीडर क्यों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? चलिए इस मुद्दा को समझने से पहले हम अपने प्रीवियस पॉलिटिकल पावर को समझते हैं। हम अगर अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाकर देखें तो हमारे पास प्रूफ है कि ये हिस्टोरिकली होते आ रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स में पावर का मिस्टेक तो भारत के आज़ाद होने से सिर्फ 4 साल बाद ही शुरू हो गया था, जब 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब में रूल कर रहे गोपीचंद भार्गव को गवर्नमेंट से खत्म कर दिया था। और वो भी सिर्फ इसलिए कि नेहरू जी को गोपीचंद जी से बनती नहीं थी, जबकि गोपीचंद भार्गव जी उन्हीं के पार्टी के मतलब कांग्रेस की ही मेंबर थे। अगेंस्ट वही चीज 1959 में केरला में रूल कर रही सीपीआई गवर्नमेंट के साथ हुआ था। पर इस बार स्टेट की गवर्नमेंट को गिराने वाले मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि न्यूली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली इंदिरा गांधी ही थी। अब जब बिना पावर में आए ही केरला के गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, लेकिन आप मानेंगे नहीं, पावर में आते ही इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहले अपोजिशन बाबू भाई पटेल गुजरात गवर्नमेंट को गिरा दिया। और फिर आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव जो विदेश अपना इलाज करने गए थे, उनकी सरकार गिरा दी। जब वह पावर में आए तो उस समय बेसिकली गुजरात और तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में नहीं थी, और इसलिए कांग्रेस को उन स्टेट में पावर में लाने के लिए सेंटर के पावर को यूज करके गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया। बेसिकली इंदिरा जी ने उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिए, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए। यानी बिल्कुल वहाँ पर इंदिरा गांधी जी का ही रूल शुरू हो गया। और आप मानोगे नहीं, 1977 में ही उन्होंने एक दिन में 9 स्टेट में एक साथ प्रेसिडेंसी रूल लगाया था। और उनकी यही स्ट्रेटजी होती थी, जिन स्टेट में उनकी सरकार नहीं होती थी उनमें
प्रेसिडेंसी रूल लगा और वहां पर अपनी सरकार बनाओ। इसमें 39 टाइम्स स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। और अगर ऑल ओवर कांग्रेस रूलिंग टाइम को देखें तो 19 टाइम प्रेसिडेंशियल रूल इंपोर्ट किया गया था। चलिए, ये तो था कांग्रेस की रूलिंग टाइम, जिसको हम बैकग्राउंड हिस्टोरिकल में जाकर समझे हैं। अब देखते हैं देश की नंबर 1 बीजेपी की शासन व्यवस्था। अगर बीजेपी की बात करें तो क्या उसके पास कोई मास्टर स्ट्रेटजी तो नहीं है जिससे वह एक एक करके सारे विपक्ष के नेता को खत्म कर रहा है और वह अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अब अगर बीजेपी शामिल ही करना चाहते हैं तो क्यों बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं? दूसरी पार्टी जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने यह कारनामा कभी नहीं किए हैं? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना और बीजेपी, इनमें से कोई ऐसा पार्टी नहीं जो दूध के धुले हुए हैं। और इस वीडियो में आगे चलकर आप लोग को सब चीज़ पता चल जाएगा। आखिर पॉलिटिक्स में ये लोग क्या दाव पेच खेलते हैं और इन सब पार्टी को मोस्ट ऑफ द पीपल दोगला कहते हैं। बात यह है कि सभी पार्टी का ट्रूली कंपटीशन है बीजेपी से। आपने दोस्तों सोशल मीडिया में देखा होगा कि जल्द ही इंडिया में 1 पार्टी आने वाला है और डेमोक्रेसी खत्म होकर के तानाशाही आने वाला है। साल 2014 बीजेपी पार्टी का सबसे सुनहरा साल था, जब बीजेपी 1 दशक के बाद फिर से पावर में आई, यानी कि रूलिंग पार्टी बनी। लेकिन बीजेपी की जीत की वजह उनकी ये फेस थी? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। उनकी मेन स्ट्रेटजी थी दूसरी पार्टी के मेंबर्स को पैसा या पोजीशन की लालच देकर के अपने पार्टी में शामिल करना। चलिए, इनको समझने के लिए 2 बड़े मशहूर नेता के केस स्टडी को समझते हैं। ये है नारायण राणा जी, जो महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। उन्होंने शिवसेना के साथ पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की, पर 2005 में खुद शिवसेना के सुप्रीम लीडर बाला साहेब ठाकरे जी ने नारायण राणा को पार्टी से एक्सपेंड कर दिया था और उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। यहाँ पर उनको ये यकीन दिलाया गया कि वह 6 महीना के अंदर वह सीएम बनाए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली 12 साल के बाद भी उनको सीएम नहीं बनाया गया कांग्रेस के रूल में। बट इस पूरे दौर में महाराष्ट्र के रत्नागिरी रीजन में उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल होल्ड बना लिए। वहीं दूसरी तरफ 2019 में बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग फेस चाहिए था जो रत्नागिरी के बीजेपी को स्टैंड खड़ा कर सके। फिर नारायण राणा ने 2018 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करके उनके लिए वही फेस बन गए। बदले में उन्हें बीजेपी ने MSME का यूनियन मिनिस्टर बना दिया। अब मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसमें भी आपको सेम सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगा। वो खुद तो बीजेपी के पास गई, लेकिन अपने साथ 22 MLA को भी साथ लेकर गए। ऐसा ही सेम स्ट्रेटजी बहुत सारे नेताओं के साथ किया गया। सो आपने देखा, ये हर पॉलिटिकल पार्टी करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होंगी कि जिसके हाथ में लाठी होते उसी का भैंस होते थे। यही इन लोग का जमाना चल रहा है। ये हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम की रीत रही है। जैसे किसी भी सिस्टम का लिमिटेशन होता है, वैसे इसका भी है। हम वोटर के पर्सपेक्टिव से यह सोचते हैं कि हमारे पास वोट डालने की पावर है, सही पार्टी चुनने का। जनता जनार्दन है अपनी पसंद की नेता चूज करने का। ये पूरी तरह से सच नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस पार्टी को वोट डाल रहे हैं। अंत में तो पब्लिक मैंडेट चला जाता है कचरे के डिब्बा में, और जिस पार्टी को सरकार बनानी है वो तो अंत में वैसे ही बनाएंगे। तो क्या ये जनता की पर्सपेक्टिव से डेमोक्रेसी है या नहीं, ये आप लोग को क्लियर तरीके से पता चल गया होगा। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ताकि और भी आप लोग को सोशल मीडिया से रूबरू कराते रहें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।